तो आजीकर केस में थोड़ी देर में आज सजा का ऐलान होना है। आपको बता दें कि इस सजा पर सियालदह कोर्ट में जारी है सुनवाई। सीबीआई के वकील ने फांसी की सजा की मांग की है। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में दोषी है संजय रॉय, और अब यह देखना होगा कि अदालत क्या सजा सुनाती है। सजा पर सियालदह कोर्ट में सुनवाई जारी है। दोषी संजय रॉय की सजा पर फैसला आने वाला है। तो इस शख्स को दोषी करार दिया गया है। जिस नृशंसता के साथ उसने इस घटना को अंजाम दिया था, आपने देखा था उस दौरान भी किस तरीके से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा था, नाराजगी थी। एक ऐसा मामला जिसमें सरकार के लिए भी सवालों के जवाब देने मुश्किल हो चले थे। पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा फूटा था। अब इस मामले में आज इंसाफ का दिन है, सजा का ऐलान होना है। संजय रॉय, जिसे 10 अगस्त 2024 को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद इस मामले में जांच पड़ताल जारी रही। 13 अगस्त को सीबीआई को जांच की कमान सौंप दी गई थी। सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की। लोगों में बहुत गुस्सा था, खासतौर पर डॉक्टर्स में। डॉक्टर हड़ताल पर थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में संज्ञान लिया था, स्वतः संज्ञान। और आज सजा का ऐलान जो होना है, उसी पर कुछ और अपडेट के लिए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा लोईवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। मनोज्ञा, अखिलेश, अभी सीबीआई ने कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है, जिसमें वर्डिक्ट आना है आज, उस पर ये साफ कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। यानी कि इस तरह के मामले बहुत कम आते हैं इतिहास में, इसलिए सजा भी ऐतिहासिक होनी चाहिए। सजा के ये तो दोषी करार दे दिया गया है संजय रॉय को, लेकिन सजा आज कितनी होगी, क्या होगी, इसकी अवधि आज पूरी तय की जाएगी। कोर्ट में दरअसल 3 घंटे संजय रॉय को दिए गए हैं अपनी बात पेश करने के लिए। कोर्ट ने उससे ये भी पूछा कि क्या तुमसे तुम्हारे परिवार की बातचीत होती है, तो उसने कहा बिल्कुल नहीं होती है। कई दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, मैं पहले पुलिस लाइन में रहता था, तब भी नहीं हो पाती थी। लेकिन आज सीबीआई ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस कहकर ये जरूर साबित कर दिया है कि जिस तरह से आक्रोश जनता में था इसके प्रति, इस हादसे के प्रति, इस नृशंस कृत्य के प्रति, उसके मद्देनजर अब आज सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि इसकी सजा भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है मनोज्ञा, इस पर नजर आप बनाकर रखिएगा। जैसे ही कुछ अपडेट होगा, कुछ जानकारी और वहां से मिलेगी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो वार पलटवार का दौर जारी है। 16 जनवरी को प्रवेश वर्मा की रैली में कटेंगे तो बटेंगे के पोस्टर दिखे। तो अब बीजेपी ने दिल्ली के इस घमासान में यूपी के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारने की योजना बनाई है। दिल्ली चुनाव पर सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा दें। बीजेपी के लिए प्रचार में उतरेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में सीएम योगी की 14 जनसभाएं होंगी। जो जानकारी हमें मिल रही है, 23 जनवरी से जनसभा की शुरुआत करेंगे सीएम योगी। पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली में होंगी सीएम योगी की जनसभाएं, और ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाकों में सीएम योगी की जनसभाएं की जाएंगी। योगी की रैली को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए। यह कहा गया कि दूसरों को बटेंगे कटेंगे सिखाते हैं, अपनों की संपत्ति बढ़ाते हैं। यह आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया। कांग्रेस का दावा यह कि हार दिखी तो ध्रुवीकरण कर रही है बीजेपी। तो योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे, यह बात साफ हो गई। और उसके बाद से आप देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, हमलावर है। योगी आदित्यनाथ जी गरीबों को बटेंगे कटेंगे बता रहे, ये वाला बताया ना 11,000% की ग्रोथ कैसे होगी। उनको बोलो ये बटेंगे कटेंगे वाला मत बताओ, कोई नहीं आता इन सभाओं के अंदर। अगर योगी आदित्यनाथ ये कह दें कि प्रवेश वर्मा ने कैसे 5 साल के अंदर अपनी सालाना आय 11,000% बढ़ाई, उसका फार्मूला बताएंगे, तो मैं भी जाऊंगा फिर योगी आदित्यनाथ जी की सभा में, हम भी सुनेंगे उनको। क्यों नहीं सुनना चाहिए उन्हें? ये ना बताएं गरीबों के बच्चों को बटेंगे कटेंगे में उलझा के रखो, और अपने मुख्यमंत्रियों के बेटों की आय बढ़वाने वाले उनको फार्मूले बताते हो। ये नहीं चलेगा। हमें भी वही वाला फार्मूला योगी जी को बताना पड़ेगा। इस चुनाव में जब उन्हें लग रहा कि हार हो रही है, भाजपा को लग रहा, तो हर चुनाव में जहां उन्हें हार लगने लगती वहां उसी को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करती, वहीं पोलराइज कराने की कोशिश करती कि कैसे समाज में बंटवारा करो और चुनाव जीतो। तो दिल्ली चुनाव में योगी की एंट्री पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठाए, बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप और कांग्रेस को हार का डर सता रहा है। दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस की हार तय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव में हर जगह जाते हैं, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी तो उत्तर प्रदेश के दूसरी बार के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं। स्वाभाविक है, जब आम आदमी पार्टी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं तो डर सताने लगा है, क्योंकि हमारा जैसे ही संकल्प पत्र आया आम आदमी पार्टी के पांव उखड़ गए। इसलिए उनको डर है कि एक और संकल्प पत्र तो दूसरी ओर हमारे बड़े नेता जब उतरेंगे तो ये आम आदमी पार्टी की जड़ों को उखाड़ देंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। प्रदीप भंडारी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं प्रवक्ता के तौर पर। घनेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके पास भी मैं आपको लिए चलूंगा। और दानिश कुरैशी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, पहले आपके पास ही आना चाहूंगा मैं इस सवाल के साथ कि योगी आदित्यनाथ की जो एंट्री की खबर आ गई उससे क्या आप लोग डर गए, इसलिए इस तरीके का बयान दे रहे हैं? देखिए अखिलेश जी, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को पहली बार प्रचार करने नहीं आए दिल्ली में। योगी आदित्यनाथ 2020 के चुनाव में भी आए थे दिल्ली में चुनाव प्रचार करने, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जहां योगी आदित्यनाथ गए वहां भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तकरीबन 25 विधानसभा सीटों पे जाके योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करा था। उन तमाम सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग हारे थे, क्योंकि दिल्ली के लोग डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। दिल्ली के लोग स्कूल अस्पताल की राजनीति में बिलीव करते हैं। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं, और अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह मानते हैं। तो जब इतना भरोसा है घनेंद्र जी, तो योगी आदित्यनाथ के प्रचार की खबर जो आई कि सभाएं वगैरह करेंगे, तो आपके नेता उनके लिए हमलावर क्यों हो गए? क्यों इस तरह की घबराहट दिख रही है? बीजेपी कह रही है कि आप लोग डरे हुए हैं, डर गए हैं कि हार रहे हैं, इसीलिए इस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को। देखिए अखिलेश जी, योगी जी के आने के बाद सबसे ज्यादा डर अगर किसी को हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी को हुआ है। नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है योगी आदित्यनाथ के दिल्ली आने से। अमित शाह को डर लगता है, हमें क्यों डर लगेगा? ये तो 2020 में जाके देख चुके हैं। 2020 में भी इन्होंने प्रचार करा था, योगी जी ने सारी सीटों पे हार गए। और दिल्ली के लोग बहुत डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं। दिल्ली के लोग, जो अरविंद केजरीवाल जी ने 10 साल काम करा दिल्ली के लोगों के लिए, मुफ्त बिजली दी, मुफ्त पानी दिया, महिलाओं की बसों में फ्री यात्रा कराई, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई। ठीक है, प्रदीप भंडारी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। प्रदीप जी, देखिए अखिलेश जी, ये आपदा वाले घबरा गए और बौखला चुके हैं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आया है, अरविंद केजरीवाल जी की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी एक तरफा दिल्ली में चुनाव हार रही है। अब इनको समझ में आ चुका है कि भाई हमारे जितने भी पॉपुलर नेता हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे शीर्ष नेता हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी, अब योगी आदित्यनाथ जी, तमाम नेता दिल्ली के मैदान में उतरने वाले हैं। तो अरविंद केजरीवाल को समझ में आ चुका है कि जो बची कुची सीट है जहां वो नोटा के साथ में कंपीट करेंगे, वहां उनके नोटा से भी कम वोट आने वाले हैं। और इससे ये झलकाता है, इससे दर्शाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। उनको चिढ़ इस बात से है कि योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे तो देश का सनातनी, जिसको ये बांटने की बात कर रहे थे, वो बटेगा नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं ये आपदा वालों से, इनकी नीति देखिए तुष्टीकरण की, कि जैसे ही वो बांग्लादेशी घुसपैठिए का नाम सामने आ चुका है, अरविंद केजरीवाल जो हर सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, बिल्कुल उनके मुंह में दही जम चुका है। और ये सब बातें जब दिल्ली की जनता के सामने रखी जाएगी तो अरविंद केजरीवाल की तुष्टीकरण की नीति सामने आएगी। इतनी बौखलाहट दर्शा रही है कि आपदा वाले जा रहे हैं, भाजपा आ रही है। भाई इनके जितने भी नेता कैंपेन कर रहे हैं तो कभी नहीं कमेंट मैं आता हूं, आगे आपसे बात करेंगे, घनेंद्र जी से भी बात करेंगे, लेकिन दानिश कुरैशी जी से मैं इसी पर एक कमेंट लेना चाहूंगा। ठीक है प्रदीप भंडारी जी, आता हूं आपके पास। दानिश कुरैशी जी, योगी आदित्यनाथ दिल्ली में अगर प्रचार करने आते हैं उससे क्या बदल जाएगा? और आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस जो इसे लेकर हमलावर है, क्या उनकी कोई बौखलाहट है, घबराहट है? उन्हें लग रहा है कि वोटों का जो अगर ध्रुवीकरण हो गया योगी जी के आने से तो उन्हें नुकसान ना हो जाए? बदलने की तो जो कुछ बात है, मैं आपको ये कहूं कि वो तो खुद अपने प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में कुछ नहीं बदल पाए, तो दूसरी सारी बातें तो 2 नंबर की है। लेकिन मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अगर योगी का यही मॉडल है, बटोगे कटोगे और इस तरह का विभाजित रहो और होगे तो पिटोगे, इस तरीके की जो राजनीति है, ये चीजें दर्शाती हैं। मैं ये कहता हूं कि 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नहीं थे, प्रधानमंत्री के डिक्लेयर किए थे, तब क्या वादे किए गए थे? ये कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। बात करिए ना उस पे। मैं तो ये कह रहा हूँ योगी जी
आए, मोदी जी आए, अरे जिसको भी आना है वो आए। नहीं, लेकिन दानिश जी, एक मिनट, रोजगार हर साल। दानिश भाई सुन तो लीजिए। योगी आदित्यनाथ हरियाणा में प्रचार करने जाते हैं, वहां इन्होंने ये नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे वाला, और वो बहुत काम भी हुआ, काम कर गया वहां पर। महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ ने कुछ इस अंदाज में प्रचार किया, उसका भी फायदा मिला। तो क्या ये उसका एक साइड इफेक्ट तो नहीं ये लोग यहां पर देखने जा रहे हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं नुकसान ना हो जाए दिल्ली में भी। देखिए, इस तरीके की जो बरगलाने की राजनीति योगी आदित्यनाथ की है, मैं ये कह रहा हूं, आप महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र में क्या उखाड़ लिया भारतीय जनता पार्टी ने? आज भी वहां अलायंस की सरकार है, क्या इंडिपेंडेंट पावर में आगे नहीं आए? और लोग देखिए, इंटरप्ट मत करिए, इंटरप्ट मत करिए प्रदीप जी, इंटरप्ट मत करिए, सुनिए मेरी बात। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप बात करिए, कटेगा कौन, बटेगा कौन, कौन बांट रहा है और कौन काट रहा है, इसका जवाब तो दीजिए। अब तक जवाब नहीं दे पाए। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए राजनीति व्यवहारिकता से चलती है, आप जवाब दीजिए ना इसका। किसी भी चीज के सकारात्मक नकारात्मक पहलू बयान को लेकर आप बातें कह सकते हैं, लेकिन वोट के मामले में बीजेपी को फायदा तो मिला ना। आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या कर लिया, सरकार किसकी है महाराष्ट्र में? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरकार तो हमने देखा मध्य प्रदेश में इसके पहले सरकार नहीं बनाई थी, राजस्थान में बनाने की कोशिश नहीं की। हम तो देख रहे हैं केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर जिस तरह से मुसलमान निशाने पर है, क्या आप नहीं देख रहे? वहां रोज मुसलमानों के ठीक है, प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। कुछ उखाड़ा जा रहा है। प्रदीप भंडारी जी, देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो दंगाई ताहिर हुसैन को टिकट देता है, यहाँ पे दोनों में गठबंधन है। आपदा का ताहिर हुसैन पीछे से अलायंस करता है एआईएमआईएम के साथ में, जिस दंगाई को ये टिकट देते हैं। तो काटने वाले दंगाइयों के खिलाफ जो है इस वक्त दिल्ली की जनता खड़ी हो चुकी, इसीलिए बौखला चुके हैं। और ये नोटा से कम्पीट करने वाले एआईएमआईएम ऐसे बौखला है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि महाराष्ट्र के अंदर 200 से ज्यादा सीट के साथ एनडीए की सरकार है। तो आइए दिल्ली के अंदर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी को, ओपन खुला चैलेंज देना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी जितनी कैंपेन में रैली करना है करो, नोटा से कम वोट आएगा एआईएमआईएम का। आप ओवैसी जी को जानबूझकर तो नहीं चढ़ा रहे हैं कि अगर वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो आपको उसका फायदा मिल जाएगा? अरे बी टीम तो इनकी है अखिलेश जी। ताहिर हुसैन तो आम आदमी पार्टी के टिकट पे थे, ताहिर हुसैन तो इन्हीं के लाडले आम आदमी पार्टी वाले, अब असदुद्दीन ओवैसी के लाडले बन गए। अरविंद केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी के बीच में फोन पे बातचीत हुई। अरविंद केजरीवाल ने फोन पर बोला असदुद्दीन ओवैसी को कि मैं टिकट नहीं दे पा रहा, ताहिर को तुम दे दो, पीछे से मैं सपोर्ट कर दूंगा। इनके बीच में गठबंधन है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम मिलकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि ये सनातन की एकता से घबरा चुके। घनेंद्र भारद्वाज जी जवाब दीजिए। देखिए अखिलेश जी, मैंने जैसे आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार नहीं, इन्होंने दिल्ली का हर चुनाव कम्युनल एजेंडे पे लड़ने की कोशिश करी। 2020 सनातन के बारे में बात करना कम्युनल हो गया। प्रदीप भंडारी, यहाँ बदतमीजी नहीं यार, आपको सुना है ना, सुनने का भी धैर्य रखो, बोलने की हिम्मत रखते हो तो सुनने का भी धैर्य रखो। तो मैं कह रहा था अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने 2020 का जो चुनाव है ना, वो भी पूरा कम्युनल एजेंडे पे लड़ा था। पूरी दिल्ली को सांप्रदायिकता की आग में इन्होंने झोंक दिया था, लेकिन दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को 70 में से 62 सीटें देख के प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई। दिल्ली के लोग स्कूल अस्पताल की राजनीति में विश्वास रखते हैं, दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में विश्वास रखते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी बगैर किसी वही तो कह रहा हूं घनेंद्र भारद्वाज जी, अगर आप लोगों को अपने काम पर इतना भरोसा है, आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है, और आप खुद कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग कम्युनल नहीं है और सारे तर्क आप रख रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? अगर योगी आदित्यनाथ प्रचार करने आ जाते हैं तो उसको लेकर ये बयान जो आपके नेता देने शुरू कर चुके हैं, क्यों? इसके पीछे वजह कुछ ना कुछ तो होगी। देखिए योगी आदित्यनाथ के आने से मैंने कहा कि अगर किसी को सबसे ज्यादा डर है तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह को। वो नहीं चाहते कि योगी जी दिल्ली में आए, हमें तो कोई डर नहीं है। सौरभ भारद्वाज ने एक सवाल किया है कि प्रवेश वर्मा की 5 साल के अंदर प्रॉपर्टी और एसेट 3000 गुना कैसे बढ़ गए, इसका जवाब भी योगी दे। और दिल्ली के लोग ना तो बटेंगे ना अरविंद केजरीवाल की सुविधाओं से कटेंगे। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल की सुविधाएं चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहते हैं। दिल्ली के लोग, प्रदीप जी इन्होंने एक नई बात कह दी है, कटेंगे की नई परिभाषा रख दी इन्होंने घनेंद्र भारद्वाज ने। वो कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग यहाँ की योजनाओं से नहीं कटेंगे। दिल्ली के स्कूल अस्पताल बंद कर देगी, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी। अखिलेश जी ने आपके चैनल पे ये स्पष्ट कर दिया, मैंने सनातन की बात करी और अखिलेश यादव जी ने कम्युनल कहा। मतलब अखिलेश का, घनेंद्र भारद्वाज जी के लिए माफी चाह रहा हूं, घनेंद्र भारद्वाज जी के लिए हर हिंदू सनातनी कम्युनल है।
ये वही मानसिकता है जो कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है कि हिंदू को आतंकवादी कहो, हिंदू को टेररिस्ट कहो। गजेंद्र भारद्वाज जी टीका लगाते हैं पर मन में इतनी हिंदू घृणा क्यों है? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, भाई 40,000 गुना अरविंद केजरीवाल की आय कैसे बढ़ी 2020-21 में? इसका जवाब दीजिए। जो 2-2 लाख कमा रहा था वो 40 लाख से ज्यादा कैसे कमाए? 52 करोड़ का शीश महल कैसे बनाया? और तीसरी भी सुनने में आ रहा है गजेंद्र जी कि अरविंद केजरीवाल जी आतिशी जी से इतने इनसिक्योर हो चुके हैं कि कालका जी की सीट आतिशी को हराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आप लोगों में तो आपस में इतनी लड़ाई है। मनीष सिसोदिया पटपरगंज से बात जाते हैं। चलिए, वक्त नहीं है, जल्दी से घनेंद्र जी एक छोटा सा जवाब दीजिए। हिंदुओं की बात करना कम्युनल हो जाना कैसे है? प्रदीप भंडारी पूछ रहे हैं। अखिलेश जी, भारतीय जनता पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। सुबह से शाम तक झूठ बोलने का काम करते, सुबह से शाम तक गाली देने का काम करते। अरविंद केजरीवाल जी 2013 में भारतीय जनता पार्टी के लोग पुजारियों के खिलाफ 18,000 2013 में कहते थे कांग्रेस के साथ अलायंस भी करोगे, कांग्रेस की एक एक करके बोलिए। घनेंद्र भारद्वाज जी को बोलने दीजिए प्लीज। घनेंद्र जी जल्दी से। कहते थे कि शीश महल नहीं लोगे, शीश महल में बैठ गए। जारी करा उस टोटल अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को कॉपी कर दिया। अरविंद केजरीवाल, चलिए, आप लोगों के पास बोलने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास अब समय नहीं है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की सूचना है। बौद्ध भिक्षु गुरु रविदास और भगवान वाल्मीकि के पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने वेतन की मांग। उदित राज के नेतृत्व में जमकर नारेबाजी की गई है। कांग्रेस का कहना है कि ग्रंथियों और पुजारियों के लिए ही वेतन का ऐलान हुआ, तो बौद्ध धर्म, वाल्मीकि, गुरु रविदास और चर्च को क्यों नहीं? तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है और जो ऐलान किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, पुजारियों के लिए 18,000 वेतन की बात कही गई थी, उसी पर अब उदित राज उन्हें घेर रहे हैं। बौद्ध भिक्षु गुरु रविदास और भगवान वाल्मीकि के पुजारियों के लिए 18,000 रुपए महीने वेतन की मांग की गई है। बदलापुर एनकाउंटर मामले में अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉम्बे हाईकोर्ट में सौंपी गई मजिस्ट्रेट रिपोर्ट। अक्षय की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। संदेह के घेरे में है पुलिस का बयान। दरअसल अक्षय शिंदे पर 2 नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप था, पुलिस कस्टडी में, जिसे एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। पुलिस का कहना है कि अक्षय ने कस्टडी से भागने का प्रयास किया था, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी। अब इसकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। संदेह के घेरे में है पुलिस का बयान। बदलापुर एनकाउंटर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। अक्षय की मौत के लिए 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार हैं, इस बात का उल्लेख इस रिपोर्ट में किया गया है। और पुलिस का जो बयान है वो संदेह के घेरे में बताया जाता है। ये रिपोर्ट अब सौंप दी गई है और बताया जाता है कि इसमें पुलिस वालों के जो बयान हैं वो संदेहास्पद हैं, संदेह के घेरे में। तो बदलापुर एनकाउंटर मामले में अभी का ये बड़ा अपडेट बॉम्बे हाईकोर्ट में सौंपी गई है मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट। और केरल के शेरोन राज हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। दोषी ग्रीष्मा को सुनाई गई है फांसी की सजा। दरअसल ये अक्टूबर 2022 का मामला है, जब शेरोन राज की हत्या की गई थी। प्रेमिका ग्रीष्मा ने शेरोन को जहर देकर मारा था। आरोप उसकी प्रेमिका ग्रीष्मा पर लगा। कोर्ट ने ग्रीष्मा को दोषी करार देते हुए अब फांसी की सजा सुनाई है। एक ऐसा मामला जो बहुत सुर्खियों में आया था, चर्चा में आया था। केरल के शेरोन राज हत्याकांड में अब सजा का ऐलान हुआ है।